नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वो किया है जो वो करती नहीं थी। वो इस बार उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही हैं। अमूमन बाईपोल से दूर रहने वाली मायावती इन उपचुनावों के लिए पूरी जी जान से लगी हुई हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने पर कहा कि जहां जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से प्रत्याशी उतारना होगा। कुछ लोग मायावती के इस कदम को बीजेपी से जोड़ देख रहे हैं। उनका कहना है कि बाईपोल नहीं लड़ने वाली मायावती इस बार क्या बीजेपी को मदद करने के लिए उतर रही हैं। बता दें, बीजेपी इन उपचुनावों को जीतने के लिए डटी पड़ी है। ये तक कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का भविष्य इस फैसले के बाद होगा कि उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे। इंटरनेट पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक की अफवाहों का बाजार काफी दिनों से गर्म है। लोग जब मन चाहता है स्टोरी लगा देते हैं, स्टोरी लिख देते हैं। अब इस मामले पर अभिषेक बच्चन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरे पास आप सभी से कहने के लिए कुछ नहीं है। आप सभी ने पूरी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। दुख की बात है, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आपको कुछ कहानियां फाइल करनी होती हैं, ये ठीक है। हम सेलिब्रिटी हैं, हम इसे स्वीकार करना होगा। साफ है कि वायरल हुआ वीडियो मनगढ़ंत था। उन्होंने इसके साथ ही शादी की अंगूठी दिखाते हुए कहा, अभी भी शादीशुदा हूं, क्षमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को एम्बुलेंस, जरूरी सेवाओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने का निर्देश दिया। इसने शंभू बॉर्डर पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को आसपास के जिलों के एसपी के साथ एक सप्ताह में बैठने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाले पैनल की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश पारित करेगा। राहुल गांधी शेयर मार्केट में उठापटक को लेकर मोदी सरकार पर अक्सर हमलावर रहते हैं। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने पिछले 5 महीनों में स्टॉक निवेश से 46.49 लाख रुपए का लाभ कमाया है। आईएनएस ने अपना गणित किया और बताया कि शेयर बाजार में राहुल गांधी के पोर्टफोलियो का मूल्य लगभग 4.33 करोड़ रुपए 15 मार्च को था, जो बढ़कर लगभग 4.80 करोड़ रुपए 12 अगस्त को हो गया। फायदे का हिसाब राहुल गांधी द्वारा रायबरेली के दाखिल किए गए लोकसभा नामांकन में सामने आए शेयरों के आधार पर किया गया। हालांकि राहुल गांधी अडानी पर लगातार हमलावर रहते हैं और जिस आईएनएस ने ये गुड़ा भाग करते हुए बताया है वो अडानी के कंट्रोल में। न्यूज एजेंसी आईएनएस में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी 76% है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और सीधे सेबी की चीफ को ही निशाने पर लिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर मोदी सरकार घेरने लगी है। हालांकि बीजेपी नेता हिंडनबर्ग मामले पर बोलने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट जारी हो जाती है। पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र से ठीक पहले जारी की गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संसद सत्र ठीक पहले जनवरी में आई थी। ये सभी घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान होते हैं। विपक्ष के विदेशों के साथ तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी में काम कर चुके हैं। विदेशी कंपनी के साथ कांग्रेस का याराना है और आर्थिक संस्था पर हमला किया जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी और गौतम अडानी पर हमला किया है। राहुल ने कहा कि अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म की हालिया रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी आरोपों के खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच से क्यों डरते हैं। राहुल ने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सेबी की ईमानदारी को उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। राहुल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर निवेशक के तौर पर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा। राहुल ने आगे कहा कि अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतना क्यों डरते हैं और इससे क्या पता चल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी कांग्रेस द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार की जांच के सिलसिले में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए फिर से बुलाने जा रहा है। जांच एजेंसी कथित तौर पर अखबार चलाने में अनियमितताओं की अपनी जांच को समाप्त करने के लिए लोकसभा में
विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी इस मामले में पहले ही 751 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में राहुल गांधी से आखिरी बार जून 2022 में पूछताछ की थी। अब फिर से ईडी को राहुल गांधी याद आ गए हैं, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना तुझ पे नजर है। हिंडनबर्ग रिसर्च और सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच का विवाद और बढ़ गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी समूह पर हितों के टकराव और वित्तीय अनियमितताओं का ताजा आरोप लगा दिया है। सेबी प्रमुख बुच और उनके पति धवल बुच ने आरोपों का खंडन किया था, जिसके बाद फिर अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने ताजा हमला किया। माधवी, धवल और अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के दावों को निराधार बताया था, लेकिन दोनों की सफाई के बाद मामला शीशे की तरह साफ हो गया। हिंडनबर्ग ने एक्स पर एक बयान में कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच की प्रतिक्रिया में कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल हैं और कई नए महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं। यानी माधवी बुच ने अपनी सफाई देते हुए आरोपों को स्वीकार कर लिया है और इससे नए सवाल खड़े हो गए। बुच के किसी भी गलत काम नहीं करने के दावों पर पलटवार करते हुए हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि इसकी रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से पुष्टि करती है कि उन्होंने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर निकाले गए धन के साथ एक अस्पष्ट बरमूडा मॉरिशस फंड में निवेश किया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने अब मोदी सरकार की आलोचना की है और स्वयं घोषित नॉन बायोलॉजिकल पीएम और एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल बिजनेसमैन से जुड़े मोदानी मेगा स्कैम की जेपीसी जांच की मांग की। इसके साथ ही धमकी दी है कि अगर मामले की जेपीसी जांच की उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर शुरू करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की और सेबी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि अडानी जांच को सीबीआई या विशेष जांच दल के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। बीजेपी सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पूरी तरह आधारहीन बताया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग और उन्हें प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शनिवार को रिलीज हुई, रविवार को हल्ला मचा ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर किया जा सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अपनी जांच पूरी करने के बाद सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ जुलाई में एक नोटिस जारी किया था। अपने बचाव में जवाब देने के बजाय हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट पेश की, ये पूरी तरह आधारहीन है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के इस्तीफे के बाद हिंदुओं के साथ हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। अब इस मसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार पर अब प्रियंका गांधी बोली हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले के अस्वीकार्य हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। बांग्लादेश में गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकामी पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहे। आप मस्जिद में जाकर 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पाई, ये हमारे धर्म में है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है, आप नाकाम रहे, इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफ़ी चाहता हूं, भाई हमें माफ़ करें। अभी भी हमारे यहाँ हालात अस्थिर हैं, हम हर जगह आपको सुरक्षा नहीं दे पाए। कुछ जगहों पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दी। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की हालात अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन हालात सुधरेंगे। सखावत हुसैन ने जन्माष्टमी पूजा के लिए सभी तरह के सुरक्षा इंतजाम करने का आश्वासन दिया। उन्होंने दुर्गा पूजा की छुट्टी 3 दिन तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने एक्स अकाउंट पर बांग्लादेश के शहीद मेमोरियल स्थल की 2 तस्वीरें शेयर कर दुख जताया। एक तस्वीर में मूर्तियां टूटी हुई नजर आ रही हैं, जबकि पुरानी तस्वीर में वो ठीक है। थरूर ने कहा कि मुजीब नगर में मौजूद इस शहीद स्थल को भारत विरोधी उपद्रवियों ने नष्ट कर दिया है।
कई स्थानों पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर भी हमले हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम नागरिकों ने अन्य अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थानों की रक्षा की। थरूर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को टैग कर लिखा, कुछ आंदोलनकारियों का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। यह आवश्यक है कि मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार बांग्लादेश के सभी लोगों, सभी धर्मों के हित में कानून एवं व्यवस्था को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। उन्होंने लिखा कि भारत ऐसे मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसे होड़दंग को कभी माफ नहीं किया जा सकता। बता दें, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना के देश से भागने के बाद बांग्लादेश में माइनॉरिटी को 52 जिलों में कम से कम 205 हमलों का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को हल करने के लिए काम कर रही है। अंतरिम कैबिनेट ने अपने पहले आधिकारिक बयान में कहा है कि कुछ स्थानों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले गंभीर चिंता के साथ नोट किए गए हैं। कैबिनेट ने कहा कि वो ऐसे जघन्य हमलों को हल करने के तरीके खोजने के लिए तुरंत रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज और बाकी समूहों के साथ बैठकी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप और हत्या से पूरे देश में उबाल है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृत महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पुलिस रविवार तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो वो मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। जुलाई माह में खुदरा महंगाई स्तर 3.54% पर पहुंच गया है, जो आरबीआई के 4% लक्ष्य से भी कम है। सोमवार को सीपीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा महंगाई लगभग 5 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई। खाद्य कीमतों में वृद्धि जून में 6 महीने के उच्चतम स्तर यानी 9.4 से घटकर 5.4% हो गई। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि स्वतंत्रता दिवस 2024 पर मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगे। ये निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करने के बाद लिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस आमने सामने आ गए, जिससे काफी लोग खुश भी हुए। हालांकि अब फिर से साथ मिलकर दोनों संगठन जोर लगाने लगे हैं। अब भाजपा ने आगामी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आरएसएस बीजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। महाराष्ट्र में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अतुल लेमे को अभियान के लिए भाजपा और आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए कहा गया है। बता दें, दोनों के आमने सामने आने के बाद काफी लोग खुश भी हुए थे, लेकिन राजनीति के साथ फिल्मी दुनिया में भी थोड़ा समय देते तो समझ जाते कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद अब बारी है विधानसभा चुनावों की। सबसे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव करा लिए जाएं, जहां पहले अक्टूबर में चुनाव होने थे। ऐसे में अब तीनों राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज करने के साथ ही राजनीतिक तैयारी भी तेज हो गई। बीजेपी ने तीनों राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार रात को टेक दिग्गज एलन मस्क को इंटरव्यू देंगे। मस्क सोमवार एक्स सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक कार्यक्रम में ट्रंप का इंटरव्यू करने वाले हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में और अधिक आश्चर्य पैदा कर सकता है। ट्रंप को ऐसे समय में सुर्खियां बटोरने का मौका मिल सकता है जब उनके अभियान को सोच देखा जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। उनको सैन्य हिरासत में ले लिया गया है। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम मामले में फैज हमीद का नाम सामने आया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम केस में शिकायतों का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी सेना की एक टीम ने जांच की थी, जिसमें फैज अहमद के खिलाफ कई मामले सामने आए। यूक्रेन की सेना रूस में 30 किलोमीटर भीतर घुस आई है, ये दावा रूस ने किया है। फरवरी 2022 में इन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई थी। ये यूक्रेन की तरफ से रूस में की गई अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि कुर्स्क क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुए 6 दिन हो गए हैं। टॉल्पिनो और ओवशची कोलोडेस गांव में रूस और यूक्रेन के सैनिकों की भिड़ंत हुई। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव ने आरोप लगाया कि कीव रूस के शांति से रह रहे लोगों को डरा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।